एक बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से है, जहां यमन में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हुती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमले को लेकर खबर, जहां हुती की मिसाइल डिपो को भी निशाना बनाया गया है। आपको बता दें 10 से ज्यादा हुती के ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया है। और ये एक एक करके TV9 भारतवर्ष आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिससे साफ है कि कैसे हुती को टारगेट किया गया है और इजराइल ने अलग अलग ठिकानों पर हमलों को दिया है अंजाम। फिलहाल ये पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां यमन में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। हुती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमले को लेकर यह खबर है। हुती के मिसाइल डिपो को भी बनाया गया है निशाना। और इजराइल के ही 12 फाइटर जेट्स ने कैसे हमले को अंजाम दिया, उसकी एक एक तस्वीर आपको बता दें, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के साथ साथ ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। इसी हमले में राष्ट्रपति भवन को कैसे बड़ा नुकसान पहुंचा, उसकी ये तस्वीर देखिए। 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर हमले को लेकर खबर है। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हुए इस धमाके के बाद की वो तस्वीर, जिससे साफ है कि कैसे इसी प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। और यही वजह है कि इस वक्त इन हमलों के बीच वो तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ है कि कैसे इजराइल ने यमन को टारगेट किया है। और इजराइल ने 10 मिनट में यमन में कैसे तबाही मचाई, एक बहुत बड़ी खबर। 50 से ज्यादा हुती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 12 इजरायली फाइटर जेट्स ने कोहराम मचा दिया। अब एक साथ 3 तस्वीरें, जिससे साफ है कि कैसे 10 मिनट में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 10 मिनट में सना में मची तबाही की एक एक तस्वीर आपके सामने, जहां इजरायली फाइटर जेट्स ने 15 इजरायली फाइटर जेट्स ने इन हमलों को अंजाम दिया और 50 से ज्यादा हुती ठिकानों पर हुए इस हमले की तस्वीर आपने देखी है। लेकिन इसी इजरायली हमले के बाद हुती ने भी अब हमला किया है। एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये बेन गुरियन हवाई अड्डों को कैसे निशाना बनाया गया, क्योंकि आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया और बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ानें भी स्थगित हो गई हैं। एक और खबर, नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशंस को लाइव देखा। वॉर रूम की वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां वॉर रूम में बैठकर इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया। इस ऑपरेशन का एक एक इनपुट नेतन्याहू को मिल रहा था, जहां अब वो तस्वीर आपके सामने, नेतन्याहू, रक्षा मंत्री काट्ज और IDF चीफ ऑफ वॉर रूम में मौजूद रहे। इजरायली वायुसेना ने हुती के ठिकानों को किस तरीके से निशाना बनाया गया, कैसे प्रिसीजन के साथ अटैक्स हुए, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स और कौन कौन सी इमारतों को क्षतिग्रस्त किया गया, कैसे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, कैसे पावर स्टेशंस को निशाना बनाया गया, उसकी एक एक तस्वीर खुद नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशन के वॉर रूम में बैठकर देखी, जिससे साफ है कि कैसे इस ऑपरेशन के दौरान नेतन्याहू एक एक चीज को लाइव मॉनिटर करते रहे। वॉर रूम में बैठकर ऑपरेशन को देखा। साथ ही नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री काट्ज और IDF चीफ ऑफ वॉर भी उसी वॉर रूम में थे मौजूद। इजरायली वायुसेना ने हुती के ठिकानों को टारगेट किया। IDF ने हुती के ऑयल डिपो पर बमबारी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर IDF के हमले को लेकर खबर। 2 बिजली संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया। अगली बड़ी खबर, 2 बिजली घरों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमले से शहर की बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान पहुंचा। पावर स्टेशन पर हुए हमले के बाद की यह तस्वीर देखिए, जहां शहर की बिजली आपूर्ति भी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इजरायली हमले में 2 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। इजराइल की स्ट्राइक में 35 लोगों के घायल होने को लेकर भी खबर है। हालांकि ये वो तस्वीर है जहां आपको बता दें इजराइल ने हमलों को अंजाम दिया, जिसमें दावा यही और IDF की तरफ से भी ये बताया गया कि कैसे सना में प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पावर स्टेशंस और ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। लेकिन इन्हीं हमलों में, इजराइल की तरफ से किए गए इन हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट के ही वॉर जोन से एक सबसे बड़ी खबर यही है, जहां यमन में इजराइल ने भीषण हमलों को अंजाम दिया। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की सना में 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी। तो इजराइल की तरफ से यमन में हुए हमले की एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई, जिससे साफ है कि किस तरीके से इजराइल ने अब सना में
लगातार हमलों के बाद एयर स्ट्राइक्स के जरिए इंपॉर्टेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट करते हुए तबाही मचा दी। लेकिन बहुत जल्द ये सारे फैसले एशिया से तय होंगे और एशिया की दो महाशक्तियों भारत और चीन एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। भारत जिसकी सैन्य ताकत, टेक्नोलॉजी, वैश्विक कूटनीति ने दुनिया को चौंकाया है। चीन जो अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहा है और अब इस जोड़ी को अजय बनाने के लिए एक और ताकतवर खिलाड़ी मैदान में उतर आया है, रूस। अब ये तीनों देश एक साथ मिलकर एक नया पावर ट्रायंगल बना रहे हैं। ये खबर सुनकर डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हैं, लेकिन 31 अगस्त के बाद उनकी बेचैनी और ज्यादा कैसे बढ़ने वाली है, समझिए इस खास रिपोर्ट से। इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। शांति का मसीहा बनने की चाहत में ट्रंप ने पूरी दुनिया को अशांत कर दिया है। कहीं युद्ध भड़काने के लिए हथियार बेच रहे हैं तो कहीं पीस डील के नाम पर शांति का मुखौटा पहन रहे हैं। जो देश ट्रंप के जाल में नहीं फंसे उन पर टैरिफ की तलवार चलाई है। भारत को भी टैरिफ के हंटर से डराने की भरपूर कोशिश की है। ट्रंप को लगा कि ऐसा करने से भारत अकेला पड़ जाए, कोई उसे पूछेगा नहीं। लेकिन 31 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी दूर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने के आखिर में मुलाकात होगी। यह सिर्फ दो नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि नए वैश्विक समीकरण का संकेत है। इस समीकरण को समझने के लिए पहले आपको कुछ घटनाक्रम देखने होंगे। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैक्स लगाया। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस गए और दोनों देशों ने अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में पहल की। इसी बीच यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। उस मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से फोन पर लंबी बात की। ट्रंप को भारत की ताकत का एहसास होने लगा तो उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप के नेताओं की बैठक बुला ली। लेकिन उस बैठक के ठीक बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फोन कर दिया। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए और दोनों देशों ने संबंधों को सुधारने पर चर्चा की। एक के बाद एक इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि वैश्विक समीकरण अब किसी एक की शर्त पर नहीं, बल्कि भारत जैसे निर्णायक खिलाड़ी की मौजूदगी में तय होंगे। क्योंकि आपको भले ही ये सभी घटनाएं अलग अलग लग रही हों, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इन सब के केंद्र में भारत ही। पूरी दुनिया, हर पावर सेंटर भारत को अपने पक्ष में रखना चाहता है। यही वजह है कि शी जिनपिंग ने भी पीएम मोदी को चीन आने का न्योता दिया और उन्हीं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं। दरअसल भारत और चीन के पास जो बाजार और कारोबार की ताकत है वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए काफी है। If the border is stable, predictable, free of incidents, then there is a natural improvement in the rest of the relationship. So the border has been stable for some time now, and as the disengagement was completed, naturally it was logical that there would be an improvement in other areas. ऐसा नहीं है कि रिश्तों में सुधार के लिए सिर्फ भारत ही हाथ बढ़ा रहा है, चीन को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। कुछ दिन पहले भारत आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये बयान सुन लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर चीन के लिए भारत कितना अहम है। भारत और चीन दोनों मिलकर न सिर्फ एशिया की तस्वीर बदल सकते हैं, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर को भी नए सिरे से परिभाषित करने की ताकत रखते हैं। ग्लोबल मंच पर रूस इन दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध की वजह से ही अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
लेकिन भारत हमेशा से रूस का भरोसेमंद मित्र रहा है। इसी भरोसे की मिसाल है विदेश मंत्री एस जयशंकर का हालिया रूस दौरा, जहां ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर बड़ी बातचीत हुई। भारत रूस संबंध अब भी उतने ही मजबूत है और यही मजबूती भारत चीन रिश्तों को संतुलित करने में भी मददगार साबित हो रही है। चीन के विदेश मंत्री का ताजा भारत दौरा इस साझेदारी को और पुख्ता करने का संकेत देता है। Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. अमेरिका की नाकाम और विवादित नीतियों पर पलटवार करने के लिए भारत और चीन अब एक नई साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। ये साझेदारी वॉशिंगटन की आर्थिक धमकियों का करारा जवाब बनेगी। फिलहाल एशिया का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और अमेरिका की पकड़ ढीली हो रही है। इसकी वजह है भारत, रूस और चीन की तिकड़ी, जो ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ऑर्डर को एक नई दिशा देने की ताकत रखती है। बीजिंग की गलियों से लेकर मॉस्को की सड़कों तक अब यही संदेश गूंज रहा है कि एशिया ताकतवर हो रहा है और भारत उस ताकत का सबसे अहम पहलू है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा आने वाले कल का संकेत है, जहां भारत, चीन और रूस मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो अमेरिका की परछाई से निकलकर पूरी दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति का रोड मैप तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात महायुद्ध की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई और उसके बाद ट्रंप यूरोप के नेताओं से भी मिले। उम्मीद की जा रही थी कि इन मुलाकात और कवायदों के बाद ही यूक्रेन युद्ध थम सकता है, बम बारूद का शोर भी कम हो सकता है, लेकिन उसके विपरीत रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर विध्वंसक हमले तेज कर दिए। अब सवाल यह है कि ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध क्यों नहीं थम रहा? क्या यूक्रेन युद्ध का नया फेज एटमी जंग का सिग्नल है? देखिए ये खास रिपोर्ट। जब तक जीत का मकसद पूरा ना हो, युद्ध जारी रहेगा। यूक्रेन पर हमले बढ़ते जाएंगे, बारूदी संहार विध्वंसक होंगे। यही पुतिन की रणनीति है, यही उनकी जिद है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आग और ज्यादा भड़क उठी है, जिस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे पर बारूद की बरसात तेज कर दी है, जिस तरह से पुतिन और ज़ेलेंस्की की युद्ध की प्यास और प्रचंड हो गई है, उससे यही दिख रहा है कि ये जंग अभी थमने वाली नहीं है, बल्कि दिनों दिन ये और ज्यादा उग्र होती जाएगी। पुतिन के अड़िग अक्खड़ और आक्रामक रुख और यूक्रेन पर रूस के लगातार विध्वंसक हमलों को देखकर ही ट्रंप अब युद्ध विराम को लेकर बेहद निराश हो गए हैं। ऐसे में उन्हें यह मानना पड़ा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दो विरोधी ध्रुव हैं। ट्रंप ने एक को ऑयल और दूसरे को विनेगर की तरह बताया, मतलब कि ऑयल और विनेगर की तरह ही दोनों विरोधी नेताओं का मिलना संभव नहीं दिख रहा। कुछ दिन पहले ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई, फिर यूरोप के नेताओं से ट्रंप मिले। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि यूक्रेन युद्ध थम सकता है, लेकिन उस मुलाकात के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमला और ज्यादा तेज कर दिया। पिछले 3 सालों में यूक्रेन पर रूस सबसे विध्वंसक हमले कर रहा है। इतने बड़े हमले पहले नहीं देखे गए। बीते 4 दिनों से यूक्रेन पर रूस जिस तरह से बारूद बरसा रहा है, उससे यह तय हो गया है कि ट्रंप का सीजफायर प्लान फेल हो चुका है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने के जो बड़े बड़े दावे किए थे, पुतिन ने उन दावों की हवा ही निकाल दी। ऐसे में युद्ध विराम की बजाय हालात महायुद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
यूक्रेन पर हमलों के साथ ही पुतिन ने उसके मददगार यूरोपीय देशों को भी एटमी चेतावनी दे दी है। रूस के पास बेहद एडवांस परमाणु शस्त्र है और उसके पास सबसे बड़ा परमाणु भंडार भी है। रूस ने अपनी परमाणु सबमरीन और युद्धपोत भी यूरोप और अमेरिका के नजदीक तैनात कर दिए हैं। जाहिर है ट्रंप जो सोच रहे हैं, पुतिन का इरादा और प्लान उससे कहीं आगे बढ़ गया है। खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध विराम कराने के लिए हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बेहद उम्मीद भरी मुलाकात की थी। दोनों ग्लोबल लीडर्स की अलास्का में मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यहां तक कि दोनों नेताओं की मुलाकात वाले दिन भी यूक्रेन में बारूद बरसते रहे। जब पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई तब लग रहा था कि युद्ध विराम पर मामला आगे बढ़ सकता है, लेकिन अब तो परमाणु युद्ध की भी आशंकाएं बढ़ने लगी हैं। असल में ट्रंप ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तों पर सहमत नहीं कर पाए और इसके बिना पुतिन युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप पुतिन की शर्त पर सहमत थे कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही डोनबास से यूक्रेनी सेना हटाने पर भी सहमति थी। डोनबास को रूसी क्षेत्र घोषित किए जाने पर विचार हो रहा था। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिक हथियार घटाए जाने पर भी वार्ता होनी थी। क्रेमलिन ने सुरक्षा गारंटी प्लान में चीन रूस के शामिल होने की शर्त को भी रख दिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन सभी शर्तों को खारिज कर दिया। इसलिए युद्ध विराम वार्ता भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसकी बजाय युद्ध और ज्यादा तेज होता जा रहा है। रूस का कहना है कि यूरोप उस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगाता है, लेकिन रूस ही है जो महासंग्राम छिड़ने से रोके हुए है। अगर रूस के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो जंग का विस्तार तय है। रूस यूक्रेन की जंग पर विराम लगाने के लिए ट्रंप ने जो कोशिश शुरू की उसका असर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। उल्टा रूस और यूक्रेन ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। यूक्रेन में रूस भीषण बारूदी तबाही मचा रहा है। तो यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ आक्रामकता बढ़ा दी है। यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों और रूस के अंदर तक प्रहार कर रहा है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का कोई नतीजा न निकल पाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन यूक्रेन में युद्ध विराम न करा पाने की वजह से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन से मुलाकात के पहले डोनाल्ड ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि युद्ध विराम को लेकर कोई ना कोई बात बन जाएगी, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तेज करके ट्रंप के अलावा ज़ेलेंस्की के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। हाल ही में ट्रंप ने यह कहकर चौंका दिया था कि यूक्रेन युद्ध तभी जीत सकता है जब वो रूस में हमले जारी रखेगा। ट्रंप के इस बारूदी बयान के बाद अब तो पक्के तौर पर यह माना जा रहा है कि ट्रंप ने अलास्का मीटिंग की असफलता से खींचकर ही यूक्रेन को रूस में हमले की छूट दे दी है। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को भस्म करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस अपने घातक और संहारक तरीके से दे रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद ही सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका खुद भी सीक्रेट तरीके से यूक्रेन युद्ध को जारी रखना चाहता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि जब तक पुतिन और ज़ेलेंस्की नहीं मिल लेते तब तक वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। ट्रंप को भरोसा है कि 2 हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को लेकर तय हो जाएगा। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर युद्ध विराम नहीं होता तो वो युद्ध रुकवाने के लिए दूसरी रणनीति को लागू करेंगे। वो दूसरी रणनीति क्या होगी ये सिर्फ ट्रंप को ही पता है, जिसका धमाका भी वो जल्द ही कर सकते हैं।
पिछले कुछ समय में देखा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर किसी भी बड़े फैसले को लेने के लिए कुल 2 हफ्तों का समय लेते हैं। फिलहाल यूक्रेन में अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि ना तो हाल फिलहाल में पुतिन और ज़ेलेंस्की की कोई बैठक होने जा रही है, ना ही युद्ध विराम पर कोई फैसला होने जा रहा है। पुतिन का प्रण और जिद यही है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए युद्ध जरूरी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक पुतिन यूक्रेन से अपनी सभी शर्तों को मनवा नहीं लेते। रूस का सबसे बड़ा लक्ष्य है यूक्रेन के बड़े भूभाग पर नियंत्रण करना। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, रूस इसी तरह से बारूद बरसाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।